उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग सीपीसी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आ गए हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, एपिसोड नंबर 11। आज इस लेक्चर में हम लोग ऑर्डर 8 की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर 1 से ऑर्डर 8 तक डिस्कस किया। इन सभी ऑर्डर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस लिंक पे आप क्लिक करके उन सभी ऑर्डर्स को देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है एपिसोड नंबर 1, क्योंकि अगर आप एपिसोड नंबर 1 को देखते हैं तो आपका सबसे पहला यह क्लियर होगा कि आपको जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं तो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना ऑर्डर अपने माइंड में रखना है, मीन टू से कि आपको कितना ऑर्डर पे ज्यादा फोकस करना है। सभी ऑर्डर्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको यह समझ में आएगा कि ज्यादातर जो ऑर्डर से क्वेश्चन बनता है वो उन्हीं ऑर्डर से बनता है जिसका जिक्र मैंने आपको किया है एपिसोड 1 पे। और दूसरा जो आपको ये बेनिफिट होगा एपिसोड 1 के लेक्चर को देखने के बाद कि आपको यह समझ में आएगा कि सीपीसी, बहुत सारे स्टूडेंट में इस बात को लेके असमंजस रहता है कि सीपीसी को याद करना या उसको समझना बहुत टफ होता है एज कंपेरिजन टू दी अदर लॉ सब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस लेक्चर को देखने के बाद यह समझ में आएगा कि सीपीसी को कैसे हमको हैंडल करना है, हाउ टू लीड एंड लर्न ऑल दोज ऑर्डर्स, एंड ऑर्डर्स के अंतर्गत आने वाले जो इतने सारे रूल्स हैं उन सभी रूल्स में जो इंपॉर्टेंट रूल्स है उन्हीं को फोकस करना होता है। इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलेगी एपिसोड 1 से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद आप सभी ऑर्डर्स को अगर सीरियल वाइज देखते हैं तो आपका ऑर्डर का जो पोर्शन है वो सीपीसी का क्लियर हो जाएगा। आज इस लेक्चर में हम लोग ऑर्डर 8 दैट मींस रिटन स्टेटमेंट के प्रोविजन पे डिस्कस करेंगे और जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला, वो है सेट ऑफ का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 8 से 2 ही टॉपिक से सवाल आता है, एक तो सेट ऑफ, दूसरा काउंटर क्लेम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बोला था कि मैं आपको सेपरेट लेक्चर के थ्रू सेट ऑफ से जुड़ी हर एक जानकारी दूंगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सेट ऑफ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काउंटर क्लेम पे आएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने मेरा जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप जो फेसबुक पे है, अगर उससे आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उस ग्रुप का लिंक, जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से जुड़िए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप किसी भी राज्य के जुडिशरी का या जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके उस ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो झटपट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। काफी इंटरेस्टिंग है और मैं फिर बोल रहा हूं लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कि अपने पास क्या रखना है आपको, बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप अपने पास बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक के साथ एक नोटबुक भी रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ के मीनिंग पे। सेट ऑफ का मीनिंग, पहला हम इसको सेट ऑफ को काउंटर बैलेंसिंग डेट भी कहते हैं, हम इसको क्रॉस क्लेम भी कहते हैं, क्रॉस एक्शन भी होता है, एक्यूटल ऑफ डेट होता है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ऑफ डेट होता है बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो ये सब तो अलग अलग नाम हुआ सेट ऑफ का, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझना है हमको, सेट ऑफ का मतलब होता है क्या। तो इसको समझने के लिए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए, मान लेते हैं ए है और बी है। एकदम ध्यान से सुनिए और अपने पास नोटबुक रखिए और बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। ए है, बी है, 2 लोग हैं, 2 पार्टी हैं। ए सूट इंस्टीट्यूट किया बी के अगेंस्ट, बड़े ध्यान से सुनिए। ए सूट इंस्टीट्यूट किया बी के अगेंस्ट, किस बात के लिए? फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। उसने जो बी को 10,000 रुपया दिया था
वह रुपया बी ए को नहीं दिया, इसके लिए उस 10,000 रुपया को प्राप्त कर सके ए, इसके लिए वो क्या किया, सूट इंस्टीट्यूट किया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। अब इस सूट जो इसने 10,000 रुपया के लिए बी के अगेंस्ट फाइल किया, अब बी क्या कहता है कि तुमसे जो हम 10,000 लिए थे, ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है ना। बी इसके बाद कहता है कि हमने भी तुमको 5,000 रुपया दिया था और उस रुपया को तुमने नहीं चुकाया है, तो मैं तुम्हारे इस सूट में जो तुमने मेरे अगेंस्ट फाइल किया है 10,000 का, उस रिलीफ में मैं अपने अमाउंट को, दैट मीन्स 5,000 रुपीज को डिडक्ट करके दूंगा। तो ऐसा डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कह सकता है, और ये जो डिफेंडेंट का क्लेम होगा, दैट मीन्स बी का जो क्लेम होगा अगेंस्ट द रिलीफ ऑफ द प्लेंटिफ, इसी क्लेम को, डिफेंडेंट के इसी क्लेम को कहते हैं सेट ऑफ। तो वो क्या करेगा, इस 10,000 में अपने 5,000 को जो उसने कभी दिया था ए को, उसको डिडक्ट कर लेगा। तो बी अब कितना देगा ए को, तो अब वो देगा 5,000, अब वो देगा 5,000। तो ये जो बी का जो क्लेम हुआ, इस क्लेम को ही हम लोग कहते हैं सेट ऑफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्रॉस एक्शन भी है, प्लेंटिफ के एक्शन के अगेंस्ट एक्शन को ही सेट ऑफ करते हैं, अगर कह सकते हैं लिटरली। तो ये हो गया इसके मीनिंग पे बात। अब आइए कि सेट ऑफ अप्लाई हो, डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट में सेट ऑफ का क्लेम करे, इसके लिए कुछ शर्त है, कुछ कंडीशन है ऑर्डर 8 रूल 6 में, जिसको पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंडीशन पूरा होगा तभी डिफेंडेंट अपना क्लेम सेट ऑफ का कर सकता है। तो वो कंडीशन क्या है, ये समझते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, कंडीशन। तो पहला क्या कहता है, पहला कंडीशन है सूट मस्ट बी फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। पहला कि सूट जब भी होगा तो उसका नेचर बता रहा है कैसा, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। यहां जो सूट था, जो इंस्टीट्यूट हुआ था ए के द्वारा बी के अगेंस्ट, उसका नेचर क्या था, फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। एकदम ध्यान से समझिए और कोरिलेट कीजिए एग्जांपल को कंडीशन के साथ, आपको समझ में आएगा बात। दूसरा कंडीशन, अब जो यहां रिकवरी ऑफ मनी का बात हुआ है, तो वो जो सम ऑफ मनी होगा कैसा होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, सुनिश्चित, एक निश्चित होना चाहिए अमाउंट। जो अमाउंट होगा मनी का वो निश्चित होना चाहिए। यहां देखिए प्लेंटिफ जो अमाउंट क्लेम कर रहा है बी से, बी मतलब डिफेंडेंट, तो वह अमाउंट क्या है, निश्चित अमाउंट है 10,000। वो ऐसा नहीं कह रहा है कि बी ने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको ब्रीच किया, उससे हमको सर्टेन अमाउंट का डैमेज हुआ है, उसको हमको चाहिए, ऐसा कुछ क्लेम नहीं हो रहा है। यहां पे अमाउंट साफ साफ प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया है 10,000 का। तो अमाउंट कैसा होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, कोरिलेट कर रहे हैं बात को एग्जांपल से। अब तीसरा कहता है ये जो सम ऑफ मनी होगा ये लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। अब ये जो सम ऑफ मनी होगा वो लीगली रिकवरेबल होगा। लीगली रिकवरेबल होगा तो किसके द्वारा होगा, डिफेंडेंट के द्वारा होगा। अब जो यहां पे आते हैं, बात करते हैं एग्जांपल से कोरिलेट करते हैं। बी जो अपना मांग कर रहा है 5,000 का, वो लीगली रिकवरेबल होने का तात्पर्य यह हुआ कि वो पहला टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। अगर टाइम बार्ड हुआ तो फिर उस अमाउंट को लेके डिफेंडेंट क्लेम नहीं कर सकता है सेट ऑफ का। तो पहला कि अमाउंट जो होगा लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। किसके द्वारा लीगली रिकवरेबल होगा, तो डिफेंडेंट के द्वारा होगा, और किसके अगेंस्ट, प्लेंटिफ के अगेंस्ट। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, जो सम ऑफ मनी होगा, जो डिफेंडेंट अपने सॉर्ट ऑफ में जिस अमाउंट का क्लेम करेगा, वह अमाउंट एक्सीड नहीं होना चाहिए कोर्ट के पिक्यूनरी मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन से। अब उस किस कोर्ट का पिक्यूनरी और मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन का बात हो रहा है, उस कोर्ट का जिस कोर्ट में सूट फाइल्ड हुआ है प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट के अगेंस्ट। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एकदम ध्यान से समझिए। प्लेंटिफ ने जिस कोर्ट में सूट फाइल किया, उस सूट में जो भी रिलीफ मांगा प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट,
उस रिलीफ के अगेंस्ट डिफेंडेंट ने अपना क्लेम किया सेट ऑफ का, तो जो भी अमाउंट वो क्लेम कर रहा है वो अमाउंट उस कोर्ट के, जिस कोर्ट में सूट फाइल हुआ है, उस कोर्ट के पिक्यूनरी या मॉनिटरी जुरिसडिक्शन के अधिक नहीं होगा। ये कंडीशन चौथा। और जो लास्ट कंडीशन है इसको समझना बहुत जरूरी है। कहता है प्लेंटिफ ने जो सूट इंस्टीट्यूट किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और डिफेंडेंट अपने डिफेंस में जो क्लेम कर रहा है सेट ऑफ का प्लेंटिफ के अगेंस्ट, इन दोनों ही क्लेम में पार्टी का कैरेक्टर सेम होना चाहिए। दोनों ही केस में, दोनों ही क्लेम में जो क्लेम प्लेंटिफ का है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और जो डिफेंडेंट का क्लेम है सेट ऑफ का प्लेंटिफ के अगेंस्ट, इन दोनों ही क्लेम में पार्टी का कैरेक्टर सेम होना चाहिए, तभी जाके डिफेंडेंट सेट ऑफ का क्लेम एविल कर सकता है। तो सेम कैरेक्टर का आप क्या मतलब समझते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय सेम कैरेक्टर, कैसे हम इसको समझेंगे? तो अगर आपके पास, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपके पास बेरेक्ट है, टेक्स्ट बुक है, तो उसका पहला इलस्ट्रेशन को ही देखिए, वो साफ तौर पे कहता है और बहुत आसानी से समझाता है बात को कि अगर ए ने, सेम कैरेक्टर को मैं समझा रहा हूं बाय वे ऑफ एग्जाम्पल, बहुत समझिए ध्यान से। ए 2000 रुपया का वसीयत करता है, बिक्वित करता है 2000 बी को, और उस वसीयत को एडमिनिस्टर करने के लिए सी को अपॉइंट करता है एज एग्जीक्यूटर। कुछ समय के बाद बी का डेथ हो जाता है और बी के जगह पे उसका, बी का वारिस आ जाता है डी। अब कभी ना कभी सी डी के सिक्योरिटी के तौर पे 1000 रुपया डी के क्रेडिटर को दिया था। अब ये हो गया एक पॉइंट कि सी बी के सिक्योरिटी के तौर पे 1000 रुपया क्रेडिटर को दिया था, ये एक पॉइंट हुआ। अब जब डी कहता है सी को कि तुम जिस 2000 के संबंध में एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुए थे, उस 2000 को तुम एडमिनिस्ट्रेट करो और वो 2000 रुपये अब हमको दो। अब हमको यह बताइए कि सी उस 2000 में अपना 1000 जो डी के सिक्योरिटी के तौर पर उसने दिया था क्रेडिटर को, क्या उस 1000 को इस 2000 में डिडक्ट कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? तो यहां देखिए, यहां पे सी मांग कर रहा है सेट ऑफ का, तो सी के दृष्टिकोण से समझते हैं। सी ने 1000 रुपया दिया डी को, किस फॉर्म में? सिक्योरिटी के फॉर्म में, और उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच 2000 रुपीज, वो किस फॉर्म में वो अपॉइंट हुआ था? एग्जीक्यूटर के फॉर्म में। तो यहां पे जो सी है इसका दो कैरेक्टर हो गया, एक सिक्योरिटी का, दूसरा एग्जीक्यूटर का। तो इसलिए यहां पे सेम कैरेक्टर नहीं होने के कारण जो सी का जो मांग है 1000 के सॉर्ट ऑफ का, वो एविल नहीं हो पाएगा, नहीं मिलेगा सी को। तो ये हो गया सेम कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आप बड़े ध्यान से समझिए। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं बातों को, तो आपका जीवन में कभी भी सेट ऑफ को लेकर जो भी सवाल बनेगा वो हमेशा क्लियर रहेगा। इसलिए बड़े ध्यान से देखिए और सुनिए, और अपने जुडिशियल ग्रुप में भी शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, आपके लाइक से, शेयर से मोटिवेशन मिलता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इफेक्ट पे। अगर मान लीजिए डिफेंडेंट सेट ऑफ का क्लेम करता है अगेंस्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, तो इसका क्या प्रभाव होता है, या सेट ऑफ का क्या क्या प्रभाव हो सकता है? तो पहला, जैसे डिफेंडेंट ने सेट ऑफ का क्लेम किया, वो प्लेंटिफ के पोजीशन में आ जाता है, लेकिन प्लेंटिफ के सूट का और डिफेंडेंट के सेट ऑफ के क्लेम का, दोनों का ट्रायल एक साथ चलेगा। डिफेंडेंट के सेट ऑफ को कोई सेपरेट सूट नंबर नहीं दिया जाता है। तीसरा, चौथा कि डिफेंडेंट जिस सेट ऑफ का क्लेम कर रहा है वो बेस्ड होना चाहिए सेपरेट काउज ऑफ एक्शन पे। पांचवा जो इफेक्ट होता है वो यह है कि अगर जिस सूट में
डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के अगेंस्ट सेट ऑफ का क्लेम किया था, अगर वो सूट डिसमिस्ड हो जाता है, प्लेंटिफ अपने सूट को विथड्रॉ कर लेता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है डिफेंडेंट के सेट ऑफ के क्लेम पे। अगर डिफेंडेंट का जो सेट ऑफ का क्लेम है वो इन कंडीशन को पूरा करता है तो उस सेट ऑफ को लेके डिफेंडेंट के फेवर में कोर्ट डिक्री पास करेगी और वो अमाउंट प्लेंटिफ को डिडक्ट करना होगा या देना होगा डिफेंडेंट को। तो ये हो गया प्रभाव को लेके जानकारी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं काइंड्स पे। अगर आप सीपीसी देखते हैं अपने पास है तो अभी या कभी भी अगर आप देखेंगे तो सेट ऑफ दो प्रकार का होता है। एक होता है लीगल सेट ऑफ जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डर 8 रूल 6 में, और दूसरा होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। अब इक्विटेबल सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो प्रोविजन है सीपीसी में वो है ऑर्डर 20 रूल 19 सब रूल 3। तो सेट ऑफ दो प्रकार का, एक हो गया लीगल सेट ऑफ, दूसरा इक्विटेबल सेट ऑफ। अब इक्विटेबल सेट ऑफ जो होता है इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। इक्विटेबल सेट ऑफ वह सेट ऑफ होता है जो इवॉल्व हुआ था कोर्ट ऑफ इक्विटी के द्वारा, और इक्विटेबल सेट ऑफ के केस में जो क्रॉस क्लेम होगा वो सेम ट्रांजैक्शन में होना चाहिए। और इक्विटेबल सेट ऑफ के केस में जो सम ऑफ मनी होता है वो सर्टेन हो, यह आवश्यक नहीं है। अनएसर्टेन्ड सम ऑफ मनी भी हुआ तो भी इक्विटेबल सेट ऑफ एविल हो जाता है डिफेंडेंट को। यह है इक्विटेबल सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, माफ कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट पे डिफरेंसेस। काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बीच में क्या अंतर है ये तो मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन ये भी जान लीजिए कि लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ के बीच में क्या फर्क होता है। पहला पॉइंट, लीगल सेट ऑफ में जो सम ऑफ मनी होता है वो एसर्टेन्ड सम ऑफ मनी होता है, डेफिनेट होता है। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ के केस में जो अमाउंट होता है वो अनसर्टेन होना चाहिए, सर्टेन नहीं होना चाहिए, डेफिनेट नहीं होना चाहिए, है ना। ये हो गया पहला। दूसरा, लीगल सेट ऑफ केस में प्लेंटिफ का क्लेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट का क्लेम सेट ऑफ का प्लेंटिफ के अगेंस्ट अराइज हो, उत्पन्न हो सेम ट्रांजैक्शन में, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ केस में ये आवश्यक है। तीसरा, लीगल सेट ऑफ का अगर डिफेंडेंट मांग किया है तो उसके इस मांग पे कोर्ट बाउंड है, बाध्य है इंटरटेन करने के लिए। लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ का क्लेम अगर डिफेंडेंट करता है तो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि उसको एंटरटेन करे या ना करे। चौथा, लीगल सेट ऑफ टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए एट द डेट ऑफ द सूट। अगर टाइम बार्ड हुआ लीगल सेट ऑफ एट द डेट ऑफ द सूट तो फिर डिफेंडेंट को लीगल सेट ऑफ का जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा, लेकिन अलाउड ही नहीं होगा। लेकिन दूसरी ओर जब इक्विटेबल सेट ऑफ का हम लोग बात करेंगे तो इक्विटेबल सेट ऑफ अगर टाइम बार्ड भी हुआ एट द डेट ऑफ द सूट तो भी डिफेंडेंट को वो रिलीफ मिल जाएगा। पांचवा अंतर दोनों के बीच में, पांचवा अंतर है कि लीगल सेट ऑफ के केस में कोर्ट फी देना होता है। कोर्ट फी को लेके है पांचवा अंतर। तो लीगल सेट ऑफ के केस में कोर्ट फी लगता है, लेकिन दूसरी ओर जब इक्विटेबल सेट ऑफ की बात करते हैं तो इक्विटेबल सेट ऑफ के केस में कोर्ट फी नहीं लगता है, देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गई डिफरेंसेस को लेकर जानकारी। लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन का, उस लिंक पे क्लिक करके आप उस ग्रुप से जुड़िए। आपको बेनिफिट होगा अगर आप जुडिशियल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो अब लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। हम लोगों ने सेट ऑफ को लेके जितना भी प्रोविजन है वो सभी प्रोविजन हम लोगों ने डिस्कस किया, बारीकी से डिस्कस किया, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने यहां लिखा भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने सबसे पहले इसके मीनिंग पे बात किया, इसको एग्जाम्पल से समझा,
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कंडीशन, ये हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने उसके इफेक्ट की पे बात करी, हम लोगों ने काइंड पे समझा बात करी हम लोगों ने, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिफरेंसेस क्या है लीगल सेटअप और इक्विटेबल सेटअप के बीच में, इन सभी बातों पे हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका आप तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।